हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिक्स फॉर एग्जाम। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने आरआरबी एनटीपीसी की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें कि मैं क्या करा रहा हूँ, आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं सभी को हम एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। हम डेली एक पेपर जो है, एक शिफ्ट का एक पेपर यानी कि 1 से लेकर 100 तक सभी क्वेश्चंस को विद फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम जो है कर रहे हैं। ठीक है, इसी सीरीज के आज थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, आज जो 3 तारीख को मतलब कि 3 अप्रैल 2016 को शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए आप देख सकते हो कि ये रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की जो आंसर की आई थी वही आंसर की है। ठीक है, ये टेस्ट की डेट है, ये टाइम है और ये सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलते रहे। इसी के साथ पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 7500 रुपये पर 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष 4 महीने के लिए 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज निकटतम रुपये में ज्ञात कीजिए और ब्याज की गणना कीजिए वार्षिक आधार पर की जाती है। मतलब ब्याज की गणना जो है वार्षिक आधार पर की जाती है, मतलब प्रतिवर्ष ब्याज है। ठीक है, अब एक बात इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन सोचने के लिए इसलिए है क्योंकि इसमें डायरेक्ट आपको 2 साल नहीं दिया, यहाँ दे दिए 2 साल 4 महीने। ठीक है, तो आप डायरेक्ट इसको फॉर्मूला लगा कर तो नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप इसको जो है ना उससे कीजिए, सक्सेसिव से मेरा मतलब है कि सबसे पहले आप 2 साल के लिए निकालिए, फिर उसके बाद फिर 4 महीने के लिए निकालिए, टोटल कितना परसेंट ब्याज लग रहा है। ठीक है, फिर टोटल जितना परसेंट ब्याज लग रहा है उतना परसेंट आप जो है 7500 का निकाल लीजिए, वो आपका टोटल ब्याज आ जाएगा। देखिए मैं कैसे कह रहा हूँ, सबसे पहले 12 साल का 2 साल का सक्सेसिव निकालो। ठीक है, 12 + 12 + 12 गुना 12/100। ठीक है, 12 12 24 और 12 12 144 और 144/2 क्या हो जाएगा 1.44 और 1.44 + 24 क्या हो जाएगा 25.44। ये आ गया आपका। फिर उसके बाद क्या बोला है कि ये आप इतना याद रखो कि 12 12 का आपका 25.44 आ गया। ठीक है, अब आगे क्या बोला है कि 4 महीने के लिए और है ब्याज, तो 4 महीने का हो रहा है, ये तो 2 साल का निकला। अब एक बार बताओ, 1 साल के लिए ब्याज है 12। ठीक है, 1 साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो 4 महीने के लिए कितना होगा, 4 महीने के लिए कितना होगा 4% होगा भाई। 12 महीने के लिए 12% तो 1 महीने के लिए 1%, मतलब 12 महीने के लिए 4 महीने के लिए 4%। तो इसका मतलब है आप क्या करो, 25.44 तो वो आ गया, प्लस 4 महीने का 4% हो रहा है, इसके साथ सक्सेसिव निकालो। 25.44 × 4 / 100। जब इसके साथ सक्सेसिव निकालोगे तो आपका आएगा लगभग 30.46%। ठीक है, यह आपका आ गया टोटल इतना परसेंट ब्याज लग रहा है। कितने रुपए पर, 7500 रुपये पर इतने परसेंट ब्याज लग रहा है। तो क्या करो, 7500 रुपये का इतना परसेंट निकाल लो। ठीक है, चलिए निकालते हैं। 30.46% निकाल लो, कितने का 7500 रुपये का। देखिए 7500 का क्या आया था 30.46 अपॉन 100, तो 100 से 100 गया, जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा 2284.5। इसने कहा था कि लगभग, तो 2284 कहाँ है, 2284 ऑप्शन नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए इसमें क्वेश्चन में सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ठीक है, क्योंकि रक्त के थक्के के लिए जो होता है वो विटामिन के होता है, और विटामिन के तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसके विटामिन के इज द राइट आंसर, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, मतलब ऑप्शन गलत दिए हुए हैं इसमें। नेक्स्ट है हमारा, एक व्यापारी है, यहाँ पे एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा अंकित करता है, मतलब कि जो मार्क प्राइस है वो 20% ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस, अगर मैं मान लूँ कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 रुपीज़ है, ठीक है, और मार्क प्राइस हमारा कितना हो जाएगा 120, क्योंकि 20% ज़्यादा अंकित करता है ना। और सेलिंग प्राइस क्या बोला, सेलिंग प्राइस बोला इसने कि 5% की छूट देता है,
मतलब 5% सेलिंग प्राइस जो है 5% जो है दे के मार्क प्राइस पे तब सेलिंग करता है। इसका मतलब है कि 120 का अगर मैं 95% निकाल लेता हूँ तो हमारा सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, सोल्व करना, ये 114 आएगा। कैसा 114, इससे एक काटो। ठीक है, तो चिंग 12, 2 पंजे 10, 5 और फिर आप 5 से इसको काट दो, ये 19 आ जाएगा। 19 पंजे 95, फिर 19 छिके 114। ठीक है, तो 114 आपका क्या आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस आ गया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पता है 100 है और सेलिंग प्राइस 14 है। कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस 14 है, तो कितने परसेंट का डायरेक्ट पता लग गया। 100 की चीज़ 14 में बेच रहे हो, इसका मतलब 14% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, दी गई श्रृंखला में ये मतलब क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, ये निकालना है कि यहाँ क्या आएगा। एक बार बताओ, A B C D, तो यहाँ क्या होगा, ई किस में है, ई तो सारों में है। तो अगला देखते हैं, I J K L M, एम किस में है, एम इसमें भी है और इसमें भी है। चलिए, Q R S T U, यू किस में है, डी में है, तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सबरी कार्तिक कौन थे। देखिए जो सबरी कार्तिक थे ना, ये सबरी कार्तिक हमारे कराटे चैंपियन थे। कौन थे, कराटे चैंपियन। उस टाइम पे ये उसमें रहे थे, क्या बोलते हैं इसको, न्यूज़ में थे, इसलिए इनके ऊपर क्वेश्चन बना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कथन और निष्कर्ष का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कथन निष्कर्ष में आपको जो है ना फालतू नहीं सोचना, केवल कथन पर ध्यान दीजिए, कथन अपने माइंड में रखिए। उस कथन से रिलेटेड अगर निष्कर्ष में बात की गई है तो वो निष्कर्ष सही होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर, कौन सा है हमारा ये क्वेश्चन नंबर, आ रहे हैं हम 6 पर आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पे दिया हुआ है कि भ्रम मानसिक तनाव के का कारण बनता है। अब एक बार बताओ, भ्रम मानसिक तनाव का कारण बनता है, एक दिया हुआ है, एक दिया हुआ है मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है। यानी कि चिंता एक बीमारी है। अब बीमारी के बारे में थोड़ी बताया गया, तो पहला तो यही गलती हो गया। दूसरा दिया हुआ है मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है, ओ सॉरी, यहाँ पे दिया हुआ है भ्रम चिंता की ओर ले जाता है। अब भ्रम से तनाव की तरफ जा रहे हैं, तनाव से चिंता की ओर ले जा रहे हैं, इसका मतलब भ्रम चिंता की ओर ले जा रहा है ना, तो इसलिए बी सही हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पहला गलत और दूसरा सही। पहला गलत दूसरा सही कौन से में है, ये ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी ही सही है क्या। यस, ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मकर संक्रांति क्या है। देखिए ये क्वेश्चन गलत आया हुआ था, नीचे नोट दिया हुआ है नोट पे करके, तो इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है 25 कुर्सियों का क्रय मूल्य 20 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ परसेंट निकालो। बहुत आसान है, क्या करना है, 25 गुना कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये क्या था 20, तो 5 से डिवाइड करो, पंजो पंजो 25 और 5 चौक 20, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, 4:5। 4:5 मतलब 4 की चीज़ 5 में बिक रही है, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 4 की चीज़ 5 में बिक रही है, मतलब कि 1 का प्रॉफिट हो रहा है। और 1/, कितने पर प्रॉफिट हो रहा है, 4 पर, तो 1/4 गुना 100, और 1/4 गुना 100 क्या होता है, 1/4 गुना 100 क्या होता है, 25%। तो इसका मतलब 25% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वही कथन और निष्कर्ष का दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है इसमें कि धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, और धर्म, ये तो निष्कर्ष पढ़ रहा हूँ, कथन में दिया हुआ है कि धर्म हमें अपने जीवन को जीने का एक मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है। अब जीने का मार्गदर्शक सिद्धांत सिखाता है, इसका मतलब धर्म जीवन जीने का एक तरीका है, बिल्कुल सही है, ये तो सही है। उसके बाद धर्म एक शिक्षक है, नहीं शिक्षक थोड़ी कहा गया है इसमें, भले एक शिक्षक हो, लेकिन यहाँ पे तो दिया हुआ है ना, हमें तो कथन को देखना है, अपना माइंड नहीं लगाना है। तो कथन एक धर्म एक शिक्षक है, तो ये तो गलत हो गया, तो पहला सही, इसका मतलब ए इज़ द राइट आंसर। चलिए देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है, क्यों के पिता बी के दामाद हैं, और सी क्यों की बहन है, और पी की बेटी है, पी डी की मामी है, पी बी से कैसे संबंधित है। क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन आसान है।
देखिए कैसे कैसे दिया हुआ है, एक एक स्टेप को देखते रहिए और लिखते रहिए, तभी ये क्वेश्चन सोल्व हो पाएगा। जैसे क्या दिया हुआ है, क्यों के पिता बी के दामाद हैं। पहले तो ये देखो क्यों के फादर कौन है, ठीक है। मान लिया ये रहा आपका क्यों, ठीक है, और ये रहे क्यों के पिता। क्यों के पिता ये होगी, क्यों के पिता मान लिया हमने, पिता मतलब एफ, मतलब फादर, एफ लिख दिया। क्यों के पिता बी के दामाद हैं। बी के दामाद का मतलब है कि बी की जो लड़की है, डॉटर है, इसे डॉटर लिख दो, डॉटर के दामाद, सॉरी डॉटर के पति, हस्बैंड, समझ गए, डॉटर के हस्बैंड है, इस बात से ये पता लगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है, और पी की सी क्यों की बहन है और पी की बेटी है। सबसे पहले क्यों की सिस्टर, सी क्यों की क्या होगी, सिस्टर, ओके। फिर दिया हुआ है पी की बेटी है, पी की बेटी है मतलब ये रही पी, और ये पी की डॉटर है। चलिए इतनी बात क्लियर होगी। उसके बाद क्या दिया हुआ है, पी डी की मामी है। जो ये पी है ना, ये मामी है किसकी, डी की, ओके। उसके बाद क्या दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है पी बी से कैसे संबंधित है। यहाँ पी से चलिए और कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है, बी से कैसे संबंधित है, कैसे जाओगे, ये रहा पी की डॉटर सी, सी की सिस्टर क्यों, मतलब ये भी पी की डॉटर होगी, पी की डॉटर क्यों निकल गई, पी की क्यों डॉटर होगी, और डॉटर के फादर मतलब पी के पति, पी के पति, और पी तो क्यों इसके पति है ना डॉटर वाले के, तो मतलब ये डॉटर ही पी है, और ये पी है ना, तो पी डॉटर है किसकी, बी की, तो यही तो बताना है पी क्या है बी से संबंधित, तो पी इज द डॉटर ऑफ बी, ठीक है, डॉटर मतलब बी। अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया थोड़ा सा पीछे करिए, दोबारा से देखिए, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 ने पूछा है कि जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। देखिए 1610 में खोज करी थी गैलीलियो गैलीली ने, ठीक है, इसीलिए इन्हीं के नाम पर इसका नाम गैलीलियन रखा गया, ठीक है। और इसका आपको जो है डायरेक्ट याद रखना है, इसमें कोई जोड़ घटा गुना भाग तो है नहीं, कि चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, ये है 4, ठीक है, तो ऑप्शन सी। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया हुआ है कि दो क्रमागत सम संख्याओं का एलसीएम 144 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब सीधा सीधा आपको पता है कि एलसीएम क्या होता है, जो एलसीएम होता है ना जिन संख्याओं का, अगर उन संख्याओं का एलसीएम 144 है, इसका मतलब वे दोनों संख्याएं 144 को पूरी पूरी तरह से काट देना चाहिए, ठीक है नहीं, क्योंकि यही तो संख्याएं होती हैं। अगर किसी संख्या का हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम वही तो संख्या होती है कि वो एलसीएम उन संख्याओं से पूरी तरह से कट जाए, ठीक है, इसलिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो इसका मतलब है कि वो संख्याएं निकालने के लिए वे दोनों संख्याओं में 144 पूरी पूरी तरह कट जाना चाहिए। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से लगा सकते हो। जैसे पहला ऑप्शन चेक करते हैं, तो 16 और 18 है। 16 का अगर आपको पढ़ा याद है तो 16 निम्न 144 होता है, ठीक है, और 18 अठे 144 होता है, ठीक है, 16 निम्न 144 होता है और 18 अठे 144 होता है, तो ये तो कट जाएगा, मतलब ए ऑप्शन हो सकता है। उसके बाद बी ऑप्शन चेक करते हैं। बी ऑप्शन में 14 और 16, 14 के बारे में तो 144 नहीं आता, तो इसका मतलब ये ऑप्शन यहीं कहीं खत्म। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, थर्ड है 18 और 20। अब 18 में तो आता है 18 टे 144, लेकिन 20 में तो नहीं आता, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता, तो सी भी खत्म। उसके बाद चेक करते हैं अगला है 22 और 24। अब 22 के पारे में तो 144 जो है नहीं आता, लेकिन अगर बात करूँ 24 की, तो 24 के पारे में 144 आता है, कितनी बार आता है, 24 छिक्के 144, तो फिर ये भी आंसर नहीं हो सकता, डी भी। तो आंसर कौन सा हो सकता है, ए। तो इस तरह से आप जो है ऑप्शन से निकाल सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड को कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर माना जाता है। वैसे तो इसका आंसर सभी के डायरेक्टली याद ही होता है कि 0 डिग्री जो सेंटीग्रेड होता है वो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू होता है डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, यहाँ सेंटीग्रेड में लिखो, सेंटीग्रेड इंटू
सेंटीग्रेड इंटू 9/5 और ये एक ब्रैकेट में कर दो और प्लस कर दो 32। ठीक है, यहाँ पर आप देख भी सकते हो सेंटीग्रेड की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा, मतलब फ़ारेनहाइट इक्वल टू 30 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है और जब उनमें 27 जोड़ा जाता है तो अंकों के आपस में अंक जो है आपस में बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, संख्या ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन को तो जो है ना, मैंने आपको पिछली शिफ्ट में भी बताया था, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहा है। इसमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को आप इससे मत बनाइए कभी भी। ठीक है, आप जो है इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाइए। वैसे नॉर्मल सोल्व करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ऑप्शन से बनाइए। कंडीशन देख के, पहली कंडीशन क्या दी हुई है कि अंकों का योग 9। आप एक बार बताओ, अंकों का योग 9 मतलब चेक करो, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 7 2 9, मतलब पहली कंडीशन तो सभी सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहली कंडीशन से आंसर नहीं निकलेगा। सेकंड कंडीशन दी हुई है, जब संख्याओं में 27 जोड़ा जाता है तो अंक आपस में बदल जाते हैं। ठीक है, अब एक काम करो, हर एक संख्या में 27 जोड़ो और देखो कि अंक आपस में बदल रहे या नहीं बदल रहे। ठीक है, चलिए पहली संख्या में जोड़ते हैं। पहली संख्या में अगर 45 में 27 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 72 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो आंसर नहीं है। 72 को या 45 को वापस करके निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते, तो पहला ऑप्शन नहीं है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, 36। क्या 36 में 27 जोड़ो तो क्या आता है, 63 आता है। और आप देख रहे हो 63 ठीक उल्टा है ना 36 का, तो इसका मतलब यही आंसर है। तो और ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है, बी इज द राइट आंसर। कौन सा है, बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया हुआ है कि एक महिला निम्नलिखित वस्तुएं की दी गई श्रेणी में खरीदना चाहती है। मतलब कि वो चाहती है कि टमाटर तो 40 से 45 रुपये किलो के बीच हो, अंगूर 80 से 90 रुपये किलो के बीच हो और दूध का पैकेट 23 रुपये लीटर हो, वही मैं खरीदूंगी। तो अब आप ये बताओ कि इसकी ये वाली कंडीशन, ये तीनों कंडीशन इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। आप खुद देखिए, अगर मैं बात करूं कि टमाटर की, सबसे पहले टमाटर 40 से 45 चाहिए। पहले में टमाटर कितना है, पहले में टमाटर है 22.5, तो पहली कंडीशन तो वैसे ही जो है खत्म हो गई। चलिए पहले भूल जाओ। सेकंड कंडीशन में ये रहे अंगूर, फिर दूध है और आखिर में टमाटर। टमाटर है इसमें 22 दूनी 44, तो मतलब टमाटर की ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गई। कौन सी वाली, सेकंड वाली। तो सेकंड कंडीशन में टमाटर सही है। चलो उसके बाद अगली अंगूर की कंडीशन देखते हैं। अच्छा, थर्ड कंडीशन में भी एक बार देख लेते हैं टमाटर की बात। टमाटर की बात अगर मैं थर्ड में बात करूँ, थर्ड में 21 रुपये, 21 दूनी 42, तो थर्ड भी सेटिस्फाई कर रही है। तो टमाटर की तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं। डी में चेक करें तो डी में जो टमाटर है, डी में टमाटर 23 रुपये प्रति 23 दूनी 40, और इन्होंने बोला है 40 से 45, तो डी कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं करती। तो आंसर आपका बी या सी में से कोई सा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये कंडीशन अगली देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन में आपके अंगूर। अब देखिए अंगूर में क्या दिया हुआ है, अंगूर 80 से 90 रुपये किलो के बीच में चाहिए। अब पहली कंडीशन तो वैसे ही खत्म कर दी हमने, हमें बी और सी में से आंसर देखना है। बी कंडीशन में जो अंगूर हैं वो 21 रुपये के चौथाई हैं किलो के, तो मतलब 21 चौके 84, तो मतलब 84 क्या 80 से 90 के बीच में, हाँ है। तो इसका मतलब ये अंगूर की कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी बी में। अब सी में देखते हैं अंगूर की कंडीशन। सी में जो अंगूर है वो 43 रुपये के आधा किलो हैं, तो दुगने कितने हो गए, 43 दूनी 86। क्या 86 रुपये किलो तक चल जाएंगे, हाँ बिल्कुल चल जाएंगे, 80 से 90 के पीछे पड़ गया, तो मतलब अंगूर की कंडीशन यहाँ भी आपकी सेटिस्फाई होगी। अब बात आती है सीधी अंगूर उस पे, दूध के पैकेट पे। दूध देखो, दूध की कंडीशन जो सा भी सेटिस्फाई कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा। दूध चाहिए 23 रुपये लीटर। अब दूध 23 रुपये लीटर बी में है, बी में तो 12.5 रुपये का आधे लीटर है। इसका मतलब 12.5 का आधा है, तो मतलब 12.5 दूनी 25, और 25 मतलब बी तो आंसर हो ही नहीं सकता। डी अगर सी में चेक करूं तो सी में दिया हुआ है 11.5, और 11.5 दूनी होता है 23, तो मतलब सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से ऑप्शन से ये क्वेश्चन होना था आपका। थोड़ा सा अलग था, ऐसा मैंने क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा कोई शिफ्ट में। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है,
भारतीय मुद्रा के नोट कहाँ मुद्रित किए जाते हैं? सभी को पता है कि नासिक में जो है छपाई होती है मुद्रा की। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक तार एक आयत के आकार में है। ओके, इसकी लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, इसी तार को वर्ग के आकार में मोड़ा जाता है, तो भुजा की माप ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा दिमाग से अगर सोचा हो तो जो क्या है कि इसका अगर आप परिमाप निकाल लोगे और उस परिमाप को आप कहोगे कि वो एक वर्ग का परिमाप है, तो उससे आप वर्ग की भुजा इजीली निकाल सकते हो। कैसे? अगर मैं इसका परिमाप निकालता हूँ, आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है ना, 2 गुना लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 2 मल्टीप्लाई करो, लेंथ कितनी है? 42.7। ओके, ब्रेड्थ कितनी है? 21.8। अगर मैं दोनों को ऐड करूँगा और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो आपका ये लगभग 129 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 129। अब क्या बोला है? वर्ग की भुजा। अगर मैं इससे वर्ग बनाता हूँ, अगर मैं मानता हूँ ये वर्ग का परिमाप है, तो वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, वर्ग की भुजा पूछी है, तो क्या करना पड़ता है? 4 से डिवाइड कर दो, वर्ग की भुजा निकल जाएगी। क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग मतलब स्क्वायर, स्क्वायर का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा, और भुजा निकालनी है तो मतलब परिमाप को 4 से डिवाइड कर दो, और 4 से जैसे ही इसको डिवाइड करोगे ये आएगा आपका 32.25। ठीक है, यही आपका सही आंसर है, बी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया हुआ है, 160 रुपये में 90 चॉकलेट बेचने पर एक चॉकलेट व्यापारी को 20% की हानि होती है। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 96 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए? देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका? 18। तो देखते हैं, 90 चॉकलेट की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि शुरू में तो हमें 90 चॉकलेट है ना। 1 मिनट, हाँ 90 चॉकलेट। तो 90 चॉकलेट अलग लिख लो। 90 चॉकलेट का अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं तो 160 रुपये सेलिंग प्राइस है। 160 रुपये सेलिंग प्राइस है। ओके, और कितने का? 20% की हानि हो रही है, यहाँ लिख लो 20% का लॉस हो रहा है। ओके, ये पहली कंडीशन है हमारी। दूसरी कंडीशन में बोला है कि 96 रुपये में कितनी चॉकलेट आ जाएंगी और 20% का लाभ भी कमाना है। अब 96 को तो रखो साइड में, पहले 90 ही चॉकलेट देखता हूँ। अगर 90 चॉकलेट में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, 90 चॉकलेट में आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए, पहले 20% का लॉस हो रहा था, 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब कि 80 की वैल्यू अगर 160 है, 80 की वैल्यू 160 है, तो 120 की वैल्यू कितनी होगी? 120 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 120 बटे में 80 गुना 160, और 80 दूनी 160 और 120 दूनी 240। तो मतलब 240 रुपये सेलिंग प्राइस रखो 90 चॉकलेट का, तो आपको 20 का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। तो दूसरी कंडीशन हमने सेटिस्फाई कर ली, लेकिन दूसरी कंडीशन में बोला है कि 96 रुपये में कितनी चॉकलेट आ जाएंगी। अब एक बार बताओ कि 90 चॉकलेट 240 रुपये की हैं, अब 20% प्रॉफिट लाना था वो तो हम ले आए, लेकिन 90 चॉकलेट 240 रुपये की हैं, 240 रुपये की बेचता है। ठीक है, तो मतलब एक चॉकलेट कितने की बेच रहा है? 240 बटे 90। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। आप जो है वीडियो अगर नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करिए, दोबारा से देखिए तो आप समझ जाओगे। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो यह आ जाएगा 8/3। मतलब कि एक चॉकलेट यदि 8/3 रुपये की बेचेगा तो उसे 20% लाभ में बिकेगी। ठीक है, ये 8/3 याद रखिए बस आप। ठीक है, क्या याद रखिए? 8/3। वेट, देखिए 8/3 आप क्या होगा ना, मतलब कि 8/3 रुपये की एक चॉकलेट बेचता है।
अब मान लिया मैं एक्स चॉकलेट है, ठीक है, मान लिया 8/3 रुपए की एक चॉकलेट है, मतलब वो एक्स चॉकलेट बेचता है कितने रुपए की, 96 रुपए की। अब 8/3 की चेक एक है, तो मतलब टोटल अगर 96 रुपए की बेचनी है तो मतलब मान लिया वो एक्स चॉकलेट है हमें, तो एक्स की वैल्यू निकाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसको 8 से डिवाइड करता हूँ तो 8 कम 8, 8×2 = 16 और 12 से 3 गुना 12, 12 12 24 बातें 36, तो इसका मतलब 36 इज द राइट आंसर। 36 कौन सा है, बी है। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन था लेकिन हो गया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया हुआ है 9 बढ़ाई 16 दिन में 96 खिड़की बनाते हैं, तो 8 बढ़ाई 4 दिन काम करते हैं तो कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे। वेरी इजी। देखिए मेरा करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, वैसे MDH वगैरह जो होता है फॉर्मूला उससे भी हो सकता है, पर मैं इसको दूसरे तरीके से करूँगा। यहाँ लिख लो आप 6 कारपेंटर 16 दिन। क्वेश्चन को पहले अलग तरीके से लिख लो, और कितने बनानी है, 96 खिड़की मतलब विंडो। ओके, अगर 8 कारपेंटर हो, दिन कितने हो, 4 दिन हो, तो कितनी खिड़कियां बनेगी। क्वेश्चन ये है, मान लिया 8 कारपेंटर हैं, सॉरी क्या दिया हुआ है, 6 कारपेंटर। अब 6 कारपेंटर अगर 96 विंडो बना रहे हैं तो 8 जो कारपेंटर हैं वो कितनी बनाएंगे, 8/6 गुना 96। ओके, 8/6 लिख लो केवल। उसके बाद ये यहाँ पे मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ। यूनिटरी मेथड अगर आपको नहीं आता तो मैं जल्दी एक वीडियो बनाऊंगा यूनिटरी मेथड के लिए, बहुत ही इजी वे में कैसे सोल्व कर सकते हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। आगे दिया हुआ है 16 दिन में काम ख़त्म करना है, तो 16 दिन में 96 विंडो बना रहे हैं, तो 4 दिन में कितनी विंडो बनाएंगे। 4 दिन में तो ज़्यादा विंडो बनाएंगे ना, सॉरी कम विंडो बनाएंगे ना, तो मतलब 4/16 और मल्टीप्लाई कर दो 96 की, और जैसे ही आप इसे सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 8 दूनी 16, ठीक है, 2 से इसे काटो, 2 दूनी 4, फिर 2 से इसे काटोगे, 2 तिया 6, और 96 को 3 से काटोगे तो 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, 32 आंसर आ जाएगा। और 32 कौन सा ऑप्शन है, 32 है डी ऑप्शन, तो मतलब डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका कथन और कारण का। एक मिनट, हाँ नीचे दिए गए अभिकथन और एक कारण नीचे दिए गए हैं और उसमें से सही चुनना है आपको। ओके, देखिए दिया हुआ है पेंगुइन पक्षी हैं, पृथ्वी के सबसे गर्म अक्षेत्र में पाए जाते हैं। उसका रीजन दिया हुआ है गर्म अक्षेत्र में पक्षियों के पंख नहीं होते। ऐसे तो कुछ नहीं है कि गर्म क्षेत्र में पक्षियों के पंख नहीं होते, तो इसका मतलब कारण तो गलत हो गया। ओके, पहला ऑप्शन पहला दिया हुआ है पेंगुइन पक्षी हैं और पृथ्वी के गर्म अक्षेत्र में पाए जाते हैं। मेरे अनुसार तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 20 में दोनों ही कंडीशन आपकी रॉन्ग है। इसका मतलब दोनों कंडीशन रॉन्ग का मतलब कौन सा आंसर हो जाएगा, डी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है 5,000 रुपये पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष के लिए दिए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें आपको 5,000 की जरूरत भी नहीं, 5,000 की जरूरत पड़ेगी, सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। 2 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 2 वर्ष के लिए अगर अंतर पूछा है तो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। डिफरेंस का फॉर्मूला होता है 2 वर्ष के लिए जो डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है आपका PR² PR²/100²। ठीक है, फॉर्मूला याद है तो बहुत आसान से हो जाएगा। पी कितना दिया हुआ है, पी मतलब प्रिंसिपल अमाउंट 5,000, ये लिख दो 5,000। आर कितना दिया हुआ है, आर मतलब रेट कितना दिया हुआ है 8%, 8/8 64। ओके, नीचे क्या है 100 × 100, ठीक है, तो 2 जीरो से तो यहाँ पे 2 जीरो गई, और 50 दूनी 100, और 2 से 64 को काटो 32 दूनी 64 होते हैं ना, तो मतलब 32 मतलब 20 द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका किसी त्रिभुज के एक कोण 55 है, अन्य 2 कोणों का अनुपात 9:16 है, तो दोनों कोणों के माप ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है,
आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का सम 180 होता है। अगर एक 55 है तो 180 तो तीनों है ना, तो मतलब 180 में से आपको जो है ना क्या घटाना पड़ेगा, 55 घटाना पड़ेगा, और 180 में से 55 घटेगी क्या, तो आपका आ गया 125। यानी कि जो बचे हुए दो हैं उन दोनों का सम 125 है। अगर उन दोनों का रेशियो पता है ना 9:16, और ये बोल रहे हैं कि दोनों का सम 125 है। अगर मैं रेशियो का सम की बात करूँ तो 25, तो मतलब अगर 25 पार्ट की वैल्यू 125 है तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी, 25 पंजे 125, एक पार्ट की वैल्यू आपकी 5 होगी। तो बस अगर एक पार्ट की वैल्यू 5 होगी तो आप रेशियो में वैल्यू रख के दोनों निकाल सकते हो। पहला कितना हो जाएगा 9 पंजे 45 का, और दूसरा कितना हो जाएगा 16 पंजे 80 का। तो 45 और 80 कर जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 पशु हैं, घोड़ा, गाय, सुअर, कुत्ता, गधा, बकरी, एक एक खंबे से, मतलब सभी के सभी जो है खंबे से बंधे हुए हैं, एक वृत्ताकार में बंधे हुए हैं, और एक दूसरे के सामने क्रम रहित तरीके से बंधे हुए हैं। तो निम्नलिखित जानकारी पर विचार करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। पहले हम सारी जानकारी ही पढ़ लेते हैं इसकी, ठीक है। जानकारी क्या क्या दी हुई है कि बकरी सुअर के दाहिने तरफ बंधी है, गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं बंधी है, और यदि सभी जानवर एक षट्भुज के कोण पे निशान पर हैं तो घोड़े और सुअर के तिरछे विपरीत। अब आप एक बात बताइए, षटकोण बोल दिया, षटकोण मतलब कि हमें जो है ना इसको ऐसे बना देना है। ए मान लिया मैं इस तरीके से बंधे हुए हैं, सॉरी इस तरीके से नहीं, वेट, षटकोण बनाना है तो अष्टभुज बन गया था। ये और ये इस तरीके से बंधे हुए हैं। कितने हैं, 6 बंदे हैं, बंदे क्या 6 जानवर हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले दिया हुआ है कि बकरी जो है सुअर के दाहिने है। बकरी मतलब गोट, गोट ये रही, यहाँ पे लिख दो जी। सुअर के दाहिने, तो सुअर यहाँ होगा, सुअर मतलब पिग, तो पिग यहाँ होगा, ओके। फिर दिया हुआ है गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं है। गाय गधे या कुत्ते के बगल में नहीं है, मैं तो मान लेता हूँ काऊ यहाँ है, ठीक है। अब गधे या कुत्ते के बगल में नहीं, मतलब इसके गाय के जो बराबर में है, गधा या कुत्ता नहीं होना चाहिए। उसके बाद गधा या कुत्ता नहीं होना चाहिए, तो और कौन सा बच गया आपका, घोड़ा बच गया, तो मतलब गाय के बगल में यहाँ घोड़ा लगा दो, हॉर्स। उसके बाद दिया हुआ है यदि सभी जानवर षट्भुज के निशान पर हो तो घोड़ा सुअर के तिरछे पे है। अब घोड़ा सुअर के तिरछे पे है, सुअर यहाँ है और घोड़ा सुअर के तिरछे पे है, मतलब घोड़ा यहाँ आ गया आपका, हॉर्स एच, ठीक है। अब सारी कंडीशन तो लग गई, लेकिन दो जानवर रह गए। 2 जानवर मतलब कौन कौन से, एक तो आपका रह गया गधा, गधा मतलब आस, और एक रह गया आपका कुत्ता, कुत्ता मतलब डॉग। अपने पे से मान लो, अगर नहीं दिए हुए हैं ना कंडीशन, तो मान लो यहाँ पे गधा है, यहाँ पे सॉरी हाँ गधा है आस, और यहाँ पे आपका डी मतलब डॉग है। चलिए ये आपका बन गया डायग्राम। अब डायग्राम बन गया तो इसके ऊपर सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके ऊपर अगर कितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 23 इसके ऊपर बना हुआ है। क्या है क्वेश्चन कि गाय के ठीक बाईं ओर बंधी है, मतलब गाय के ठीक बाईं ओर कौन है, ये देखना। गाय के ठीक बाईं ओर देखो, आप देख सकते हो, गाय हमारी मतलब गौ माता, ये रही आपकी गाय यहाँ पे। गाय के ठीक क्या बाईं ओर, दाएं तो ऊपर हो गया, बाएं नीचे, मतलब गोट है, बकरी है। तो बकरी देखो कौन से ऑप्शन में है, बकरी नहीं, वेट, क्या बोला है यहाँ पे, गाय के ठीक बाईं ओर बंधी है, मतलब गाय किसके बाईं ओर बंधी है। क्वेश्चन ये नहीं है कि गाय के बाईं ओर कौन है, क्वेश्चन है गाय किसके बाईं ओर है। वेट, गाय किसके बाईं ओर है, देखो क्या है, काऊ ये रही, काऊ किसके बाईं ओर है, काऊ है हमारी हॉर्स के बाईं ओर, क्योंकि हॉर्स का दाया तो
आस हो जाएगा, और हॉर्स का बायां काऊ, तो मतलब हॉर्स के बाईं ओर। तो हॉर्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, इसी के ऊपर है, मतलब इसी डायग्राम पे, कि कौन सी जोड़ी एक दूसरे के बगल में बंधी हुई है। देखो डायग्राम क्या बनाया था, डायग्राम में यही बना देता हूँ क्योंकि इतने वहाँ जाएंगे। ये हमारा आस बनाया था मैंने, यहाँ पे, यहाँ हॉर्स था, यहाँ काऊ, यहाँ गोट, यहाँ पिग, और यहाँ पे डॉग। चलिए, कौन सी जोड़ी बगल में बंधी हुई है? क्या घोड़ा और बकरी बगल बगल में है? घोड़ा और बकरी, घोड़ा मतलब हॉर्स और बकरी गोट बगल बगल में नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा है सुअर और गाय, सुअर गाय, सुअर ये रहा आपका पी, और गाय, गाय यहाँ है, सुअर यहाँ है, बगल में तो नहीं है ना, तो ये भी ऑप्शन गया। उसके बाद दिया हुआ है बकरी और कुत्ता, बकरी और कुत्ता बगल बगल में है क्या? बकरी मतलब ये रही, और कुत्ता आपका जो है डॉग, डॉग आपका ये रहा, बगल बगल में नहीं है, तो सी भी ऑप्शन नहीं है। गधा और कुत्ता, गधा ये रहा और कुत्ता ये रहा, हाँ बगल बगल में है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि ये इसी के ऊपर पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, क्वेश्चन नंबर 25। क्या दिया हुआ है? कौन सा जानवर सुअर के ठीक बाईं तरफ बंधा हुआ है? अब सुअर के ठीक बाईं तरफ, देखिए डायग्राम बनाया था ना आपको, सुअर के ठीक बाईं तरफ। अब सुअर तो ये रहा, सुअर के ठीक बाईं तरफ मतलब सुअर से ऊपर, तो वहाँ डॉग भी हो सकता है, आस भी हो सकता है, क्योंकि आपको पता है डॉग आस तो मैंने इंस्टेंटली लगा दिए थे, कोई कंडीशन दी भी नहीं थी, तो इसका आंसर दिया तो डॉग हो सकता है या आस हो सकता है। देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से पूछ लिया इन्होंने। अच्छा, ये भी ऑप्शन है हमारे पास, डी भी, ठीक है, तो डी ही इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की राजधानी एवरीबॉडी नोज, जयवर्धनीपुरा कोट्टे। नेक्स्ट पे चलते हैं 27। 27 में क्या दिया हुआ है? मधुबानी, मधुबानी कला क्या है? ठीक है, मधुबानी कला क्या है? मधुबानी जो कला है ना, वो बिहार की प्रचलित लोक कला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कोस थीटा प्लस साइन थीटा तो एम है, और सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा एन है, तो एम अपॉन एन की वैल्यू निकालो। एम अपॉन एन क्या हो जाएगा? कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन एन, एन मतलब ये, तो इसको आप इस रूप में ना लिख के 1 अपॉन कोस प्लस 1 अपॉन कोस, कोस का हो जाएगा, कोसेक का हो जाएगा साइन, तो 1 अपॉन साइन, इस फॉर्म में लिखो। अब आप एक बार बताओ, अगर मैं इसे यहाँ लिखूं और इसका मल्टीपल आ जाएगा नीचे और उसे ऊपर पहुँचा दूं, तो क्या कंडीशन बन जाएगी? चलिए देखते हैं वो क्या बन जाएगा। तो आपका ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देखिए कि कोस थीटा वेट क्या बन जाएगा कि कोस थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब ये और ये तो आपस में कट जाएंगे, सेम सेम है, और ये वाला चल जाएगा ऊपर, तो मतलब आपका आंसर कोस थीटा इंटू साइन थीटा आ जाएगा, और कोस थीटा इंटू साइन थीटा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 29 में दिया हुआ है कि शब्दों के 4 जोड़े दिए गए हैं, इनमें से भिन्न चुनिए। 65 हीरक, 60 50 स्वर्ण, यस 50 तो स्वर्ण होता है। 40 रूबी, यस 40 रूबी होता है। 25 रजत, यस 25 रजत को बोलते हैं, रजत जयंती। लेकिन जो हीरक होती है ना, वो 65 ना होकर 75 होता है, तो इसका मतलब ए इज द राइट आंसर। उसके बाद क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ है एक कारखाने में जनवरी, वेट,
एक कारखाने में जनवरी के महीने में इतने कैसेट का उत्पादन हुआ और फरवरी के महीने में इतने का उत्पादन हुआ, इतने अधिक का हुआ। तो बिजली की कम आपूर्ति के कारण मार्च के महीने में इतना कम का हुआ, तो सभी महीनों में कितना उत्पादन हुआ। चलिए पहले जनवरी का देख लो कितना हुआ। जनवरी का दिया हुआ है 18,58,509। ठीक है। फरवरी का देखो, फरवरी का दिया हुआ है, इसको 8 को सही बना देते हैं। फरवरी का दिया हुआ है कि इतना कम हुआ, कितना, 7,623। अगर मैं 18,58,509 में से 7,623 घटा देता हूँ तो कितना आ जाएगा, घटा के देख लीजिए। ये आप घटाना नहीं है, अधिक बनी है, अधिक मतलब जोड़ना है, जोड़ के आपका आ जाएगा 18,66,132। ठीक है, हाँ 18,66,132। उसके बाद है आपका मार्च। लेकिन मार्च में बिजली कम होने के कारण उत्पादन कम हुआ, तो कम हुआ, कितना कम हुआ, 25,838। तो 18,00,000 ये जो आपका है 18,66,132, इसमें से आप 25,838 घटा दो, तो ये आपका आ जाएगा 224। घटा लेना, आपका आ जाएगा 224। ठीक है। अब बोला है कि टोटल उत्पादन पूछा है, टोटल पूछा है, तो आप एक काम करिए, तीनों को ऐड कर दो, इसको, इसको और इसको, जनवरी, फरवरी और मार्च को। अब तीनों को जैसे ही ऐड करोगे आपको ऑप्शन जो है सी मैच हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है, संजय जैकोब एक ही बिंदु के विपरीत दिशाओं में 7 मीटर प्रति सेकंड और 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। 42 मिनट में वे एक दूसरे की कितनी दूरी पर होंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए मान लिया वो यहाँ है दोनों के दोनों, और यहाँ से एक इस तरफ जाता है, एक इस तरफ जाता है। एक की स्पीड 7 है, एक की स्पीड 5 है। ठीक है, और 42 मिनट तक दौड़ते हैं। तो अगर 7 वाले की बात करूँ तो 7 वाला, अभी तो ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और एक काम करिए, 42 मिनट है ना, 42 आपकी मिनट में दिया हुआ है। आप 42 मिनट में अगर 60 की गुना कर दो तो ये भी सेकंड में आ जाएगा। बस अब आई ना बराबरी की बात। तो अगर मैं बात करूँ कि ये कितना दौड़ रही है यहाँ से डिस्टेंस, तो यहाँ से आपकी डिस्टेंस निकल जाएगी डी बराबर डिस्टेंस बराबर स्पीड गुना टाइम होता है। तो स्पीड है 7 और टाइम है आपका 42 गुना 60। इधर की बात करूं तो इधर की डिस्टेंस आ जाएगी आपकी 5 गुना 42 गुना 60। बस अब कुछ नहीं करना है, मैं दोनों एक दूसरे की कितनी दूरी पर होंगे, दूरी पर होंगे मतलब इसको और इसको ऐड कर दो। जैसे ही आप इसको इसको ऐड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 30,240। ठीक है, 30,240 क्या आएगी, मीटर आएगी, और मैं इसको किलोमीटर में लिखना है तो हो जाएगा 30.24। 30.24 मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। यस, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर 32 में क्या दिया हुआ है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। अब माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला पूछी है, भारतीय महिला नहीं पूछी, महिला पूछी है। तो महिला तो जापान की थी, जुनको तभी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया हुआ है कि हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन जो H2O, जैसे H2O हाइड्रोजन से संबंध रखता है, ऐसे ही KOH किससे रखता है। अब H2O को हाइड्रोजन में बदला तो इसका मतलब OH खत्म कर आएगी इसमें से। इसी तरह से KOH में से अगर OH खत्म कर दोगे तो क्या बचेगा, खाली K, और K को क्या बोलते हैं, K को बोलते हैं पोटेशियम। तो मतलब सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 2015 ग्लोबल पीस इंडेक्स के अनुसार सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है। यहाँ सबसे शांतिपूर्ण देश की बात करिए और 2015 के हिसाब से पूछा है।
तो 2015 के हिसाब से, अगर ये 2020 के हिसाब से पूछता तो कुछ और होता ना। अब तो जो पूछेगा 2020 के हिसाब से पूछेगा, ठीक है। लेकिन मैं 2015 की इसके अनुसार बात करूँ तो ये तो आपका जो है ऑप्शन ए है, आइसलैंड। लेकिन क्वेश्चन हो सकता है, अब अगर क्वेश्चन ये आएगा तो अब आएगा कि 2020 के ग्लोबल पीस इंडेक्स, मतलब वही है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स जीपीआई 2020 में कौन सा देश है जो शांतिपूर्ण रहा, ठीक है। तो उसमें आपको आंसर लगाना है अफगानिस्तान, ठीक है। क्या लगाना है आपको? अफगानिस्तान, ठीक है। और अगर पूछे जाए कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020 में अफगानिस्तान तो रहा नंबर 1 पे, पूछा जाए कि भारत की रैंक कितनी है, भारत की रैंक आई थी इसमें अब की बार 139, ठीक है। ये दोनों पॉइंट आप एक्स्ट्रा में याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, मले किस देश की राजधानी है? देखिए मले तो वैसे किसकी है? मालदीव की, लेकिन औरों की भी तो पता होनी चाहिए। जैसे मॉरिशस, मॉरिशस किसकी है? मॉरिशस है आपकी, सॉरी मॉरिशस देश की राजधानी कौन सी है? मॉरिशस किसकी राजधानी, सॉरी मॉरिशस है आपकी पोर्ट लुइस। किसकी है? पोर्ट लुइस। देखिए मॉरिशस की क्या है? मॉरिशस की है पोर्ट लुइस। पोर्ट लुइस का मतलब PORT, पोर्ट लुइस, LOUIS, ठीक है। उसके बाद बात करूँ मैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की जो राजधानी है, मतलब कैपिटल है, वो है आपकी KARATI, कराटी, ठीक है। बात करूँ मालदीव की, तो मालदीव की राजधानी आपकी बताइए, आपकी माले, ठीक है। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की जो राजधानी है वो है कुआला लंपुर, ठीक है, कुआला लंपुर। थोड़ा अजीब से है, नाम याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 मैथमेटिक्स का है। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपका एप्टीट्यूड का, 45 रुपये वर्ग मीटर की दर से इतने मीटर वाले कमरे को ढकने की लागत बतानी है कितनी होगी, ठीक है। अब एक बार बताओ, ये डायमेंशन दे दी कमरे की, तो अगर मैं कमरे का निकालता हूँ आपका क्षेत्रफल, तो आ जाएगा 65 × 30, कितना आ जाएगा आपका? 1950, ठीक है, 1950। लेकिन अब जो है आपका डेसीमीटर में, और हमें क्या, हमें जो कंडीशन निकालनी है वो वर्ग मीटर में दी हुई है, प्रति वर्ग मीटर। तो इसको 100 से डिवाइड कर दो, 100 से जैसे ही डिवाइड करोगे आएगा 19.5 वर्ग मीटर, यानी मीटर का स्क्वायर। चलिए इतना निकल गया। उसके बाद कमरे को ढकने के लिए 45 रुपये वर्ग मीटर है, ठीक है। तो टोटल कितनी लागत लगेगी? तो 45 से गुना कर दो 19.5 की। जैसे ही 45 से आप 19.5 की गुना करोगे आपका आंसर आ जाएगा 877.50, मतलब 877.50। ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया हुआ है कि किट्टी ने कहा, उत्तरा मेरी माँ के भाई की पत्नी की 2 बेटियों में से एक है। अब माँ के, मैं इसको डायग्राम से भी नहीं बनाऊँ ना, वैसे क्वेश्चन करूँ। उत्तरा ने कहा कि किट्टी ने कहा कि उत्तरा मेरी माँ, चलो डायग्राम बना देता हूँ आपके समझने के लिए। ये रही किट्टी, किट्टी ने कहा कि उत्तरा मेरी माँ, तो किट्टी की माँ, किट्टी की माँ के भाई, माँ के, ये रहा भाई, माँ के भाई की पत्नी की 2 बेटियों में से एक है। पत्नी की, माँ के भाई की पत्नी, भाई की पत्नी मतलब ये रही भाई की वाइफ, वाइफ की 2 बेटियों में से एक है कौन? उत्तरा, उत्तरा। और क्या बताना है क्या? अब बताना है हमें कि किट्टी की माँ से उत्तरा की बहन के बीच क्या रिलेशन है। उत्तरा की बहन, उत्तरा की बहन मतलब ये रही उत्तरा की बहन, उत्तरा की बहन और किट्टी की माँ, किट्टी की माँ ये रही, किट्टी की माँ और उत्तरा की बहन के बीच में रिलेशन बताना है। इसका मतलब किट्टी की माँ के माँ, किट्टी की माँ ये रही मदर, मतलब भाई की लड़की है एक तरीके से। और भाई की लड़की क्या होती है? भाई की लड़की होती है भांजी। इसका मतलब
जो उत्तरा की माँ है वो उसकी क्या लगी, मामी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि y इजिकल टू ये है और y इजिकल टू 1 है, तो x की वैल्यू निकाल लो। बहुत आसान है, y इजिकल टू 1 दिया हुआ है तो 1 यहाँ पे रख दो। जैसे ही 1 यहाँ पे रखोगे तो आपका आ जाएगा y इजिकल टू 1 यहाँ पे रखोगे तो ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 3 इजिकल टू 2x माइनस 1। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन को सोल्व करूँ तो वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी 4। तो x की वैल्यू 4, मतलब ए इज द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित ग्राफ गणित में 5 छात्रों के अंकों को दर्शाता है। तो क्या बताना है, उनके अंक में दिए गए, ठीक है, उनके अंक दिए हुए हैं नीचे। उसके बाद क्वेश्चन में जाना है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि छात्र 3 और 5, छात्र 4 और 1 से कितना ज़्यादा है। पहले 3 और 5 और 4 और 1 के अंक निकालो। अगर मैं बात करूँ 3 और 5 के अंकों की, तो 3 और 5 के अंक हैं आपके 10 और 8 और 6 के बीच में 7। मतलब 3, अगर मैं 3 और 5 के, आप ग्राफ में देख सकते हो, 3 और 5 के अंक हैं 10 और 7 17। ठीक है, 10 और 7 17। अगर मैं बात करता हूँ, वेट थोड़ा साफ सा लिख दूँ, 17। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, किसकी, 4 और 1 की, तो 4 के तो हैं ये रहा छात्र 4 के तो हैं 6, और छात्र 1 के जो है, छात्र 1 के हैं 8। तो 8 और 6 कितने होते हैं, 14। तो अब पूछा है कि 14 और 17। अब पूछा क्या है कि 3 और 5 ने छात्र 4 और 1 से कितने ज़्यादा प्राप्त किए। मतलब कि 3 और 5, मतलब 14 17 से कितना परसेंट नहीं, कितना ज़्यादा है। तो 14 और 3 17, 3 ज़्यादा है, तो मतलब 3, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, यदि x इजिकल टू ये है तो अंडर रूट एक्स प्लस 1/√x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। देखिए, x की वैल्यू दे दी आपको ये 7 - 4√3। ठीक है, तो अगर मैं इसका रूट निकालूं, रूट एक्स, तो इसका मतलब इसका पूरे का रूट हो जाएगा 7 - 4√3 के। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये कुछ ऐसा नहीं है, 2 दूनी 2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × 2 × √3, कुछ ऐसा ही है ना ये। और ये क्या चीज़ है, ये 2 - √3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, 2 - √3 का होल स्क्वायर है, और 2 - √3 का होल स्क्वायर है तो मतलब 2 - √3 का होल स्क्वायर, और पूरे का अंडर रूट है, तो ये अंडर रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा, अंडर रूट जो है स्क्वायर से ख़त्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट एक्स की वैल्यू 2 - √3। बस अंडर रूट एक्स की वैल्यू ये आ गई। और मैं बात करूँ 1/√x, तो 1/√x का मतलब है कि आ गई 2 माइनस, ये आ जाएगी क्योंकि 1/2 - √3। अगर मैं इसको जो है ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, मल्टीप्लाई किसका, 2 + √3, 2 + √3 का, 2 + √3 अपॉन 2 + √3 का, जैसे ही मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे तो a - b + b का फॉर्मूला बन गया, मतलब a² - b², मतलब 2 दूनी 4, 4 में 3 गया 1, नीचे तो 1 बन जाएगा, और ऊपर केवल 2 + √3 बच जाएगा। तो इससे आपको क्या पता लगा, इससे आपके √3 और √x और 1/√x दोनों की वैल्यू निकल गई। √x की वैल्यू क्या आई, √x की वैल्यू आ गई 2 - √3, और 1/√x की वैल्यू क्या आ गई 2 + √3। क्या करना है हमें, दोनों को ऐड करना है। दोनों को ऐड करोगे, जैसे करोगे 2 - √3 प्लस 2 + √3, तो √3 से तो √3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 और 2 4, तो 4, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।
चलिए थोड़ा सा ट्रिकी था क्वेश्चन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में दिया हुआ है प्लेनेट नाइट क्या है। देखिए प्लेनेट नाइट क्या है, प्लेनेट नाइट एक बाहरी सौर मंडल में प्रस्तावित एक बड़ा सा बर्फीला ग्रह है। ठीक है, ये डायरेक्ट याद रखिए आप, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में दिया हुआ है कि आपको जो है, हाँ ये वाला पूरा पैराग्राफ पढ़ना है और उसके हिसाब पे क्या निष्कर्ष निकल सकता है उनमें से ये ऑप्शन बताना है। दिया हुआ है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मौलिक अधिकार भारत के संविधान के अनुभाग हैं। उनमें से पहले अनुभाग अपने नागरिकों के लिए राज्य के बुनियादी दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों की कर्तव्य को निर्धारित करते हैं और उत्तरार्ध के अनुभागों में एक भारतीय नागरिक जिन मौलिक अधिकारों का हकदार होता है उसको समावेश है। ओके, अब देखते हैं पहला क्या है आपका। पहला है कि मौलिक अधिकार मात्र हक है और लागू करने योग्य नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा कुछ निष्कर्ष ऊपर से नहीं निकलता, कथन निष्कर्ष है, इस कथन को निष्कर्ष के रूप में बताना है। नेक्स्ट है निर्देशक सिद्धांत एक नागरिक के हक हैं, उसे लागू करने योग्य है। ऐसा तो कहीं दिया है कि नागरिक का हक है, तो इसका मतलब बी भी नहीं है। उसके बाद सी में दिया हुआ है निर्देशक सिद्धांत दायित्व है जो कि राज्य को के पूरा करने से संबंधित है। हाँ, ये वाली लाइन दी हुई है, आप सेकंड लाइन में पढ़ सकते हो कि नागरिकों और राज्य के बुनियादी दायित्व और राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्य को निर्धारित करते हैं। तो मतलब सी ऑप्शन हो सकता है। डी देखते हैं, निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकारों को रद्द करते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है। सत्यमेव जयते मतलब सत्य की हमेशा ही जीत होती है, तो ऑप्शन नंबर ए सत्य की ही विजय होती है, ये आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका युगांडा की राजधानी, ये पिछला क्वेश्चन हो गया ना, हाँ पिछला हो गया। युगांडा की राजधानी का नाम बताइए। युगांडा की राजधानी, अब आप सभी को पता होगी युगांडा की राजधानी क्या होती है, कपाला। क्या होती है, कपाला। अब यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि आप, क्योंकि अभी तो युगांडा की राजधानी पूछ ली कपाला, हो सकता है ये पूछ ले कि ये मोलादिसु की राजधानी पूछ ले, लुसाका पूछ ले, बुलेंगा पूछ ले, तो हम इन सब को देखते हैं। जो मोलादिसु है वो राजधानी है सोमालिया कंट्री की। कौन सी कंट्री की, सोमालिया की, सोमालिया। ठीक है, उसके बाद कंपाला तो होगी युगांडा की। पूछता है लुसाका जो राजधानी है वो है जैम्बिया की। किसका राजधानी है, जैम्बिया की। उसके बाद बुलेंगा किसकी राजधानी है, बुलेंगा तो राजधानी नहीं है, बुलेंगा एक्चुअली जो युगांडा है, वहाँ युगांडा में एक जगह है उसकी राजधानी है, युगांडा में एक जगह है उसकी राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित चित्र का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। ठीक है भैया, ये आपका जो है ना डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के बेस पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो मंगल और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, मंगल को और बृहस्पति को भी पसंद करते हैं, मतलब कि मंगल प्लस बृहस्पति वाले बच्चे बताने हैं। देखिए मंगल मतलब होता है मार्स और बृहस्पति मतलब होता है जुपिटर। ठीक है, तो जुपिटर और मार्स दोनों के बताने हैं। जुपिटर का ये रहा गोला, ठीक है, और सॉरी मार्स का ये रहा गोला और जुपिटर का ये रहा। अब दोनों को पसंद करने वाले तो मुझे 16 ही दिख रहे हैं बस। कितने दिख रहे हैं, 16 दिख रहे हैं। और यहाँ पूछा है कि दोनों को पसंद करने वाले बच्चे, तो मतलब दोनों, लेकिन हाँ ये 13 भी तो है, 16 भी हैं और 13 भी हैं, 13 तो रह गया था। तो 16 और 13 को अगर मैं ऐड करूँ तो ये आपका आ जाएगा 29। तो 29 देखते हैं कौन सा ऑप्शन में होगा। ये रहा 29 बी ऑप्शन, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन इसी पर है कि बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर बताओ। सबसे पहले बुध के बच्चे निकालो और फिर बृहस्पति वाले निकालो, फिर दोनों को आपस में घटा दो। चलिए, बुध मतलब मर्क्यूरी और बृहस्पति मतलब जुपिटर। देखो बुध वाले कितने कौन से हैं, बुध वाले अगर मैं बात करूं 10, 12
और 13 तीनों हैं, तो 10, 12 और 13। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ आपस में, नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन दोबारा से पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में है बुध और बृहस्पति को पसंद करने वाले बच्चों के बीच का अंतर क्या है। ये सही जा रहे थे हम। 10, 12 और 13 इनको ऐड करना पड़ेगा, इससे आप निकलेंगे बुध वाले। तो बुध वाले मतलब दोनों इनको ऐड करोगे आ जाएगा 35। अब आगे बोला है बृहस्पति वाले। बृहस्पति वाले कौन कौन से हैं? बृहस्पति वाले हैं आपके 16 और 13। 16 और 13 भी ऐड करे थे हमने, कितना आया था? 29। तो अगर मैं दोनों को घटाऊं तो ये आ जाएगा आपका 29, मतलब 6 आ गया आपका। तो 6 देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। 6 है फर्स्ट ऑप्शन, तो ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर आधारित है। इसमें दिया हुआ है केवल मंगल ग्रह को पसंद करने वाले बच्चों को 3 ग्रहों को पसंद करने वाले बच्चों से कितना अनुपात है। केवल मंगल वाले देखो, और फिर देखो तीनों ग्रह वाले कितने हैं। सबसे पहले मंगल वाले देखते हैं। ओनली मार्स वाले। मार्स वाले का मतलब है, मार्स वाले एक तो केवल मंगल वाले तो 14 ही है बस, ठीक है। और मैं बात करूँ तीनों को पसंद करने वाले, तो तीनों को पसंद करने वाले केवल 13 हैं। और हमें क्या बताना है? दोनों का रेशियो बताना है, तो मतलब 14:13। देखते हैं 14:13 कौन सा हो जाएगा। ये रहा 14/13। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। ये संस्कृत की कथाएं थी, ये थी विष्णु शर्मा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा प्लस 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। इसको आप डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हो। जैसे ही डायरेक्टली सोल्व करोगे, इधर मल्टीप्लीकेशन करोगे दोनों का, कि 1 प्लस, 1 मिनट, 1 प्लस कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और जैसे ही ऊपर ले जाओगे इसने, तो साइन साइन में गुना हो जाएगी, इसकी इसमें गुना हो जाएगी, ठीक है। करो तो ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और जैसे इन दोनों का करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस थीटा, 2 कोस थीटा। चलिए अब एक बार बताइए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और ये साथ में थोड़ा सा इसको ऐसे सोचिए कि साइन थीटा से साइन थीटा, पहले तो ये खत्म हो जाएगा एक, ठीक है। उसके बाद क्या बच गया? उसके बाद नहीं नहीं नहीं, कटेगा नहीं। कटेगा क्यों नहीं? क्योंकि हम भूल गए यहाँ पे बीच में प्लस है, ठीक है। प्लस है तो इसका मतलब साइन थीटा और कोस थीटा दोनों को ऐड करके क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये साइन थीटा और ये कोस थीटा, इन दोनों को ऐड करोगे 1 हो जाएगा, और 1 पहले से ही है मतलब 2 हो जाएगा। तो ये ऊपर आ जाएगा कुछ ऐसे। अगर मैं ऊपर पूरा सोल्व करके लिखूं, वेट, ऊपर कुछ ऐसा हो जाएगा कि 2 प्लस 2 कोस थीटा, क्या हो जाएगा ऊपर? 2 प्लस 2 कोस थीटा, 2 प्लस 2 कोस थीटा, ठीक है। और 2 प्लस 2 कोस थीटा में अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ऊपर बच जाएगा आपका, ऊपर क्या बच जाएगा आपका? ऊपर बच जाएगा 1 प्लस कोस थीटा, और नीचे 1 प्लस कोस थीटा। तो 1 प्लस कोस थीटा से ऊपर का 1 प्लस कोस थीटा घटा वो कर दो, तो ऊपर एक तो 2 बच जाएगा, नीचे बच जाएगा साइन थीटा। तो 2 अपॉन साइन थीटा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में क्या दिया हुआ है कि दी गई जोड़ी के समान रूप में रिश्ता न दर्शाने वाले विकल्प को चुनिए। देखिए फॉरवर्ड बैकवर्ड मतलब कि इसके विपरीत है। होप डिस्पेयर ये विपरीत है। लव हेट विपरीत है। एंगर और वार्थ नहीं, विपरीत नहीं है, क्योंकि एंगर माने क्रोध होता है, वार्थ माने और ज़्यादा क्रोध हो गया। और लाइट और डार्क ये भी विपरीत है, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, यदि n 38 को रिलेट करता है तो 357 को ऐसे कैसे रिलेट करेगा।
बहुत आसान है। आसान कैसे, थोड़ा सा सोचो इसके बारे में आप। एन का दिया हुआ है क्या 38, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन ये आपका ऐसे नहीं है। क्वेश्चन आपका ये है कि n/38 इज इक्वल टू 3/57। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, रीजनिंग नहीं है। ठीक है, तो n की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, गुना भाग करिए आपका जो है ना ये 38 किस में गुना करूँ अगर मैं, तो 38 क्या होते हैं 114, तो 114 तो आपको ऊपर आ जाएगा, नीचे 57, और 57 को तो 2 बार कट जाता है ये, तो इसका मतलब 2 ही आंसर हो जाएगा इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ये तो सभी के पता है कि ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत की सबसे लंबी दूरी की रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच में चलती है। देखिए सबसे लंबी दूरी की जो रेलगाड़ी है वो चलती है डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में। ठीक है, इसकी जो नाम है वो है विवेक एक्सप्रेस। क्या है, विवेक एक्सप्रेस। ठीक है, अगर मैं बात करूँ ये कितनी दूरी तय करती है, ये कितनी है आपकी, ये है, मैंने आपको बताया ना अभी कितनी होती है, 4286 किलोमीटर तय करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 में क्या दिया हुआ है कि आर्कीपेलेगो क्या है। आर्कीपेलेगो नथिंग बट एक जो है द्वीपों का समूह है, समूह श्रृंखला संघ, मतलब बात एक ही है। नेक्स्ट है दो बिंदुओं के बीच ए और बीच के बीच की दूरी 50 किलोमीटर की गति से इतने कितने 5.5 घंटों में तय की गई है। तो 5 घंटे अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा अगर स्पीड बढ़ा दी जाए तो कितना समय लगेगा। बहुत आसान है, यहाँ से यहाँ के बीच का टाइम निकालो, फिर उसके बाद 5 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ा दो। ठीक है, और फिर देख लो कितना टाइम लग रहा है। डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डिस्टेंस क्या है सेम ही है। तो अगर मैं पहले डिस्टेंस निकालूँ, पहले कितनी आ रही है, वो आ गई है आपकी 50 गुना 11/2, ये आ जाएगी आपकी 275 किलोमीटर। ठीक है, हमें तो डिस्टेंस नहीं पता हुआ था, अगली कंडीशन कैसे लाएंगे। तो 275 किलोमीटर आ गया आपकी, मतलब 275 किलोमीटर की दूरी जो है 5.5 घंटे में तय हो रही है। अगर मैं स्पीड को 5 बढ़ा दूं, मतलब स्पीड 55 हो जाए, कितनी हो जाए, स्पीड 55 हो जाए, स्पीड 55 हो जाए और दूरी कितनी है 275 है, तो अब कितना टाइम लगेगा। ये तो डायरेक्ट 5 बार कट गया, 5 घंटे लगेंगे। अगर पहले लग रहे तो 5.5, मतलब कि आधा घंटा यानी 30 मिनट। तो डी इज़ द राइट आंसर, 30 मिनट का समय में बच सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। 2015 में कौन से देश ने विश्व व्यापार संगठन में 144 सदस्य में शामिल हुआ। ये तो उस टाइम का करंट अफेयर का, आज के टाइम में नहीं आ सकता। अफगानिस्तान इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है मैंगो, लेमन वगैरह फ्रूट का कोड ये है, कोडिंग डिकोडिंग एक तरह समझ लो। और ये दिया हुआ है इसका, वेट, इसका दिया हुआ है कोड ये नीचे। उसके बाद मिलन इज ग्रेट का कोड ये है। हमें देखना है, इसका कोड निकालना है। किसका कोड निकालना है, मिलन का। अब मिलन का कोड निकालना है। मिलन देखो कहाँ कहाँ है, मिलन यहाँ है, मिलन यहाँ भी है। मिलन केवल 2 ही जगह है, फर्स्ट और लास्ट में। तो फर्स्ट और लास्ट में जो कॉमन होगा वही आंसर होगा। फर्स्ट और लास्ट में कॉमन की बात करूँ तो फर्स्ट में 5 है। क्या है फर्स्ट में, फर्स्ट में आप देख सकते हो, फर्स्ट में 5 है और थर्ड में भी 5 है, तो मतलब 5 ही इसका सही आंसर होगा। 5 मतलब ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है XYZ एक काम को 18 दिन में करते हैं। अब X + Y + Z तो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 18 दिन में। उसके बाद X अकेला उस काम को 36 दिन में करता है और Y अकेला उस काम को 60 दिन में करता है। पूछा क्या है, तो Z अकेला उसी काम को कितने दिन में करेगा। पहले तो टोटल काम ही निकाल लो। टोटल काम निकालने के लिए अगर इसका एलसीएम लोगे तो आएगा 180। उसके बाद 18 से 10 बार कटेगा। और अगर मैं बात करूं 36 से, तो 36 पंजे 180 होते हैं। 60 से बात करूं तो 60 से 180 होते हैं। ठीक है, अब हमें y का निकालना है, Z का निकालना है। x और y का पता है ना, x का 1 डे वर्क 5 है और इसका 3 है, 5 और 3 8। तो आपका z का निकल जाएगा कितना, 2।
जेड का निकल जाएगा कितना, 2। अब जेड एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 180 काम कितने दिन में करेगा, 180/2 मतलब 90 दिन। तो 90 दिन मतलब बी इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 में दिया हुआ है कि 2 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल 399 है। ठीक है, तो उनमें छोटी संख्या निकालिए। क्रमागत है मतलब x है और x+2 है, x है और x+2 है। इनका गुणनफल कितना दिया हुआ है, 399। आप डायरेक्टली इसको इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो, आपका आंसर 19 आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन से भी कर सकते हो। ऑप्शन से कैसे, इससे सबसे पहले एक इक्वेशन बना लो, उस इक्वेशन में चारों ऑप्शन रख कर देख लो, जिस ऑप्शन को जो है वो सेटिस्फाई कर देगी, वही ऑप्शन का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स नहीं, ये तो HOUSES को यदि GNAYDR लिखा जाता है तो DIARY को क्या लिखा जाएगा। देखिए आपको साफ दिख रहा है कि जी के बाद एच, क्या दिख रहा है, जी के बाद एच, उसके बाद एन के बाद ओ, मतलब एक एक घट रहा है, एन के बाद ओ, इस तरह से ही। नहीं 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 नहीं, आप खुद देखिए थोड़ा सा अलग हो रहा है यहाँ पे, ऐसा नहीं हो रहा है। अलग मतलब क्या हो रहा है, कोडिंग डिकोडिंग का है क्वेश्चन ये, कि इसमें एच की वैल्यू क्या होती है, 8। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, इसलिए नहीं ज़रूरत है, देख लेते हैं बस हम। एच की वैल्यू 8 होता है, जी की वैल्यू 7 होती है, मतलब -1 हो रहा है पहली वाली कंडीशन में। उसके बाद ओ की वैल्यू क्या होती है, 15 होती है, और एन की वैल्यू 14, फिर उसके बाद फिर -1 हो रहा है। फिर क्या दिया हुआ है, फिर है यू की वैल्यू होती है 21, और यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू होती है 1। इसका मतलब अगर मैं उल्टा चलूँ तो ये +6 हो रहा है। चलिए अब देखते हैं इसमें लगा के, डी की वैल्यू 4 है, तो 4 में अगर एक घटा दूँ एक सी आ जाएगा, तो सी तो सारों में ही है। ठीक है, उसके बाद है आई की वैल्यू होती है 9, 9 में से एक गया 7, 9 में से एक गया 6, तो 6 मतलब एच, तो एच भी सब में ही है। उसके बाद अगला ऑप्शन डिसाइड करेगा। अगले ऑप्शन में क्या है, अगले है आर का होता है क्या, पी का 16, क्यू का 17, आर का होता है 18। तो 18 में क्या जोड़ना है, 6 जोड़ना है। 18 में जैसे ही 18 क्यों, पहले तो ए है ना, ए में ए का होता है 1, 1 में 6 जोड़ो 7, 7 का मतलब क्या होता है जी, तो जी कौन से में, जी तो केवल सी में ही है, नहीं सी में भी है और ए में भी है, तो इन दोनों में से आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद की कंडीशन देखते हैं इसमें। यहाँ पे दिया हुआ है एस, यू तो हो गया, अब दिया हुआ है एस की होती है 19, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है वाई का होता है क्या, 25, वाई का 25, तो 19 और 25, इसका मतलब कितने का रहा है, 19 और 6 25, तो मतलब 6 ऐड करना है। कितना ऐड करना है, 6 ऐड करना है। यहाँ पे 6 ऐड करो। आर का मतलब क्या होता है, आर का मतलब बताया था मैंने 18 होता है, और 18 में जैसे ही आप 6 जोड़ोगे, 18 6 24, और 24 का मतलब क्या होता है, 24 का मतलब होता है आप एक्स, और एक्स किस में है, एक्स है आपका, एक्स भी आपका दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है। अभी भी आंसर नहीं आया, इसका मतलब लास्ट वाला देखना पड़ेगा। लास्ट में उसके बाद है आपका ई का मतलब होता है 5, ई का मतलब 5, और डी का मतलब क्या होता है 4, तो मतलब एक घट रहा है, एक घट रहा है। वाई का मतलब 25, 25 में से एक घट गया 24, 24 का मतलब एक्स, तो सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से इसका आंसर आया। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, रिएक्टर पैमाने के बारे में निम्नलिखित में से क्या गलत है। देखिए 1935 में चार्ल्स रिएक्टर वगैरह गटनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था, बिल्कुल सही है। लघुमापी पैमाना, ये भी सही है। भूकंप मापी, ये भी सही है। रिएक्टर 8-9 की तीव्रता को हल्का भूकंप, नहीं, हल्का तो 6 से भी नीचे होता है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है, डिजिटल संकेतों को समवर्ती संकेतों में परिवर्तित करने के लिए उपकरण कौन सा यूज किया जाता है। यार तो आसान क्वेश्चन है, मोडेम होता है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 में आपको जो है ना ये फिगर दिया हुआ है, इसके आधार पर आपको आंसर बताना है।
क्या बताना है कि दूसरे सप्ताह के, मतलब सभी सप्ताह की आय दे रखी है, तो दूसरे सप्ताह के आय निकालिए और कुल आय इतनी है, कुल आय इतनी है। इसका मतलब अगर मैं इसको डिग्री में देखता हूँ तो 360 डिग्री की वैल्यू 3,60,000 है। और पूछी क्या है, पूछी है आपको सेकंड वीक। सेकंड वीक कितना है, 120 डिग्री। तो 120 डिग्री की वैल्यू पूछी है। 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 120, और मैं इसको इससे काट देता हूँ अगर मैं, तो ये आपका 360, ये 100 आ जाएगा। तो 120 गुना 100, ठीक है, 120 गुना 100, इसका मतलब कि 1,20,000। तो ये बी आंसर सही आंसर हो जाएगा। चलिए 64 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 में, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल धड़कने की दर क्या होती है। देखिए जो वयस्क मनुष्य है उसकी 60 से 100 होती है। वैसे नॉर्मल रूप से 60 से 80 होती है, लेकिन 100 तक धड़क सकता है। और जो 100 से ऊपर होता है ना, 100 से ऊपर अगर दिल धड़क रहा है तो कंडीशन किसी हो जाती है, वो हार्ट अटैक की कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 में है 9/13 भाग 18/26 भाग 19/52। ये आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। इसमें कुछ ज़्यादा वो नहीं है। ऑप्शन जो है इसका सी हो जाएगा। ठीक है, कैसे करना है, 9/13 करो। सबसे पहले 2 को ले लो, इन 2 को ले लो, इन 2 को ले लो। 9/13 गुना 26/18। तो आप 9 दूनी 18 और 13 दूनी 26, ये आ जाएगा आपका 2/2। और फिर उसके बाद ये उसको उल्टा कर दो और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 66 है, भारत में सबसे ज़्यादा खेती किस फसल में होती है। देखिए सबसे ज़्यादा जो खेती होती है, अगर मैं उस टाइम की, जिस टाइम क्वेश्चन आया था उस टाइम चावल था, लेकिन इस बार जो है गन्ने की हुई थी खेती। किसकी हुई थी, गन्ने की हुई थी। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, आपको ये सारणी दी हुई है। ठीक है, 6 बच्चों के छात्रों के प्रतिशत अंक दिए हुए हैं। उसके बाद तालिका पर विचार करो और सही सवालों के जवाब दो। कुल उच्चतम अंक किसने प्राप्त किए, सबसे ज़्यादा अंक जो है किसने प्राप्त किए। देखिए थोड़ा सा जो है ना कैलकुलेटिव हो सकता है ये। ठीक है, आप खुद भी देखोगे थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो सकता है। कैलकुलेटिव कैसे, कि हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा अंक किसने प्राप्त किए, तो सबके अंकों को जोड़ना पड़ेगा। तो सबके अंकों को ऐड करो। अगर आप स्मिता के अंक को ऐड करोगे तो आपका आएगा 425। कितना आएगा, 425। सॉरी, स्मिता को देखते हैं, वो आएगा आपका 445। शिल्पा का आएगा आपका 450 और शीला का आएगा 449। तो सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो शिल्पा है, तो शिल्पा देखिए, शिल्पा सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तालिका पर है। नेक्स्ट है, विज्ञान में प्राप्त औसत अंकों की गणित की तुलना में कितने अधिक है। अब सबसे पहले विज्ञान का औसत निकाल लो, फिर गणित का औसत निकालो और फिर उनका डिफरेंस देखो। डिफरेंस देखो, मतलब डिफरेंस करके देखो कौन सा अधिक है, और फिर निकालो कि कितना अधिक है। तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम विज्ञान का देखते हैं। विज्ञान ये रहा। विज्ञान को अगर आप ऐड करोगे तो ये आएगा 340, और इसको कितने भाग कितने हैं, 4 बच्चे हैं, तो 4 से भाग करोगे ये आएगा आपका 85। चलिए उसके बाद गणित का देखते हैं। तो गणित ये रहा आपका गणित। गणित में सभी को ऐड करोगे ये आपका आएगा 315, और इसको भी आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 78.75। ठीक है, पूछा क्या है कि दोनों के बीच का जो है अंतर बताना है। अगर मैं अंतर की बात करूं तो दोनों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, औसत ये निकल गया हमारा। अब इनको अगर माइनस करोगे तो ये 6.25 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में भी नहीं है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये गलत हो सकता है, मिसप्रिंट हो सकता है, आप देख लेना। मैं आंसर आपको बता दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी पर ही है। उसमें क्या है, भूगोल और इतिहास में छात्रों द्वारा प्राप्त औसत अंक निकालिए।
ठीक है, दोनों का बताना है आपको, भूगोल का भी और इतिहास का भी। अगर मैं भूगोल का निकालता हूँ औसत, भूगोल क्या है, भूगोल ये रहा, इन सारों को ऐड करोगे तो आपका आएगा 272, और मैं बात करूँ 4 से डिवाइड करूँ इसको तो आएगा 68। उसके बाद है क्या, भूगोल और इतिहास। इतिहास का पूछा है इन्होंने। अब इतिहास का निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जो 68 है वो केवल सी में ही है, तो सी इज द इसका जो है आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समकालीन चित्रकार ने महात्मा गांधी पर चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी? ठीक है, ये थे राम किंकर, राम 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 किंकर नहीं थे, राम किंकर नहीं थे, गलत बता रहा हूँ। ये थे आपके अतुल डोलिया। कौन थे? अतुल डोलिया। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 71 की। 71 में क्या बोला है कि इनका औसत निकालना है इन सब का। ठीक है, औसत निकालना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारों को ऐड कर दो। जैसे ही जब सारों को ऐड करोगे तो आएगा आपको 822। उसके बाद ये टोटल अंक कितने हैं? टोटल हैं 15, तो 15 से इसको डिवाइड कर दो, क्या आपका 54.8। ठीक है, और 54.8 का मतलब है ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो कि समुद्र में प्रवाहित नहीं होती? मतलब कि वो कौन सी नदी है जो हमारी भारत की नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, लेकिन वो कौन सी नदी है जो समुद्र में नहीं गिरती? लास्ट में आगे वो है आपकी जमुना। जमुना जो है आपको पता है कि इलाहाबाद मतलब प्रयागराज में जाके जो है यमुना और सरस्वती और गंगा तीनों आपस में वहीं पे मिल जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है अंजलि इला मेनन, जो है कौन है? अंजलि है, वैसे ही एंजोली है। एंजोली जो है ये भारतीय महिला कलाकार हैं, ये एक्टर भी हैं और ये आर्टिस्ट होती है ना, आर्टिस्ट भी हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे है समानताएं बताइए इनमें। ठीक है, समानताओं का पता लगाइए। इनके द्वारा उत्पादित दूध लोगों द्वारा सेवन नहीं किया जा सकता, गलत। इन सभी के सींग होते हैं, ये भी गलत है, ये भी कोई तीनों की समानता नहीं है। नील्स में से कोई भी स्तनधारी नहीं है, गलत। उसके बाद है इन सभी के बच्चों का बछड़ा कहा जाता है, यस ये सही है, तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करना है तो आप सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सोल्व करोगे, क्या आ जाएगा, 6 में सिंह गया 3। उसके बाद मझला ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट मतलब पहले 5 दिया 15, और 15 और 2 कितने, 17, 17 आ गया। चलो मझला ब्रैकेट तक सोल्व हो गया, 17 आ गया। उसके बाद 26 में से 17 घटाने हैं। जैसे ही 26 में 17 घटाओगे क्या आ जाएगा आपका 19, 19 में 10, ये आ गया आपका 9। ठीक है, और फिर 12 में से 9 गए, 12 में से 9 गए 3 आ गया, तो मतलब 3 मतलब बी इज द राइट आंसर। वेट, चलिए अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट है 76। देखिए 76 में क्या है कि 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है जो जो है इन सब से पूर्णतः विभाजित हो सके। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बतानी है। पहले 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है, वो होती है 1। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है 1, 4 टाइम 0। ठीक है, और फिर क्या बोला है, इन सब से पूर्णतः विभाजित। इन सब का एलसीएम निकाल लो आप। इन सब का एलसीएम आप जैसे ही निकालोगे वो आएगा आपका 480। ठीक है, मैं बता रहा हूँ इस तरीके के क्वेश्चन आप कैसे करने हैं। 480 से इसको डिवाइड करिए, 480 से इसको डिवाइड करोगे आपका जो है शेषफल आएगा 400, मतलब रिमाइंडर आएगा आपका 400। ठीक है, अब अगर मैं इसमें से 400 को घटा देता हूँ तो आपका जो है ना 9600 आएगा। तो 9600 संख्या है वो जो कि पूरी तरह से विभाजित हो सकती है, लेकिन यहाँ पर 5 अंकों की पूछी है, तो 9600 से तो 5 अंकों का काम नहीं चल रहा। तो और क्या हो सकता है, अगर मैं बात करूँ 400 में अगर 480 बना दूँ, मतलब 80 ऐड कर दूँ तो भी कर सकता है पूरा पूरा, तो इसका मतलब 80 ऐड करके काम चल सकता है। तो आप इस संख्या में 80 ऐड कर दीजिए, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 5 अंकों की बन जाएगी, 5 अंकों की पूछी थी। नेक्स्ट है डिब्रू साइखोवा, नामेरी, औरंग नेशनल पार्क जो है ये सभी किस राज्य में स्थित हैं? देखिए मैंने आपको जो है ना कराए हुए हैं, आप जो है मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। मैंने सभी नेशनल पार्क जो हैं याद कराए हुए हैं, वो भी ट्रिक्स है, ट्रिक्स है ऐसे कि पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, फिर भी आपको
अगर जो है याद मतलब ना देखी हो वीडियो, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। उस लिंक से आप एकदम से आप जो है देख सकते हो, और सभी के सभी नेशनल पार्क आपके फिंगर्स पे याद हो जाएंगे। पूरे इंडिया में 103 के लगभग नेशनल पार्क है, सभी के सभी आपके यहाँ याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए क्या है कि असम की मैंने ट्रिक बताई थी उस टाइम, उसमें जो बता रखी थी कि असम के काजी ने नामी ऑरेंज और मतलब नावी ऑरेंज और खोवा दिया। ठीक है, काजू को नामी ऑरेंज और खोवा दिया, तो वहीं से नामी से नामेरी बन रहा था, ऑरेंज से औरंग बन रहा था। ठीक है, और खोवा दिया मतलब डिब्रू साई खोवा से खोवा बन रहा था। तो ये दिए थे असम के। ठीक है, तो आपको यदि ट्रिक याद होगी तो इसका आंसर डायरेक्ट असम है। नेक्स्ट में चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट है 78। 77 हो गया ना? यस, 77 हो गया। 78, 78 में है जय और जॉय की आयु का अनुपात 5:2 है। उनकी आयु का योग कितना है? तो 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? बहुत आसान है। क्या है कि जय और जॉय की आयु का अनुपात 5:2 है। ठीक है, आयु का योग 63 है। अगर योग 63 है तो इसका मतलब 5 और 2 7, तो मतलब 7 की वैल्यू 63 है, तो 7 निम 63। एक की वैल्यू 9 है, तो मतलब 5 नम 45। इसकी वैल्यू 45 है, और इसकी वैल्यू कितनी है? 9 दूनी 18। 9 वर्ष बाद आयु का अनुपात पूछा है। अब ये वर्तमान में उस टाइम है, तो 9 वर्ष बाद में 9 वर्ष जुड़ जाएंगे दोनों में। इसमें 9 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 54, और इसमें 18 में 9 जोड़ोगे ये हो जाएगा आपका 27। तो अगर अनुपात निकालोगे तो 27 दूनी 54, 2:1 आ जाएगा, मतलब कि बी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है चिपको आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि पेड़ों पे चिपक गए, क्योंकि वन अधिकारी पेड़ों को काट रहा था, लोग पेड़ों पे चिपक गए थे। ठीक है, यही है चिपको आंदोलन। तो ये हुआ था आपका जो है राजस्थान में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका अव्यवस्थित अक्षरों को पूर्ण व्यवस्थित पर एक सार्थक शब्द बनाए और फिर उनमें से भिन्न ज्ञात करें। ठीक है, डिफरेंस निकालना है फिर उसमें से। देखिए, इसका बन सकता है क्या? इसका बन सकता है आयरन। इसका क्या बन सकता है? इसका बन सकता है आपका सैंड। और इसका क्या बन सकता है? इसका बन सकता है आपका कॉपर। और इसका क्या बन सकता है? इसका बन सकता है आपका गोल्ड। आप देख सकते हो ये भी, ये भी, ये भी, तीनों मेटल एक, लेकिन सैंड सैंड है, यो सैंड मेटल नहीं है, तो इसका मतलब सैंड ही आंसर है। तो बी इज द राइट आंसर। भिन्न निकालना था, भिन्न कौन सा है। चलिए आगे देखते हैं। 81। 81 में क्या है कि मसाई मारा नेशनल रिजर्व कहाँ पर है? मसाई माला जो है नेशनल रिजर्व कहाँ पर है? यह है आपका केन्या में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि 1998 में पोखरण में भारत द्वारा किए गए परमाणु परीक्षण का कोड क्या था? वो तो ऑपरेशन शक्ति था, इसलिए जो है क्वेश्चन बहुत फेमस है, आता रहता है, देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 83 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? C++ नहीं है, क्योंकि C++ क्या है? एक कंप्यूटर लैंग्वेज है। नेक्स्ट है M N का बेटा है। M जो है N का बेटा है। बहुत आसान है, इसको एक काम करिए, डायग्राम बना देता हूँ, डायग्राम से आप इजीली कर पाओगे टैकल। M जो है N का बेटा है, ये रहा M, और ये बेटा किसका है? थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, वेट, ये रहा M। M बेटा है किसका? N का। ओके, उसके बाद O N का पिता है, यानी N का फादर कौन है? O फादर। ठीक है, उसके बाद क्या बोला है? P M का पिता है, P M का पिता है, यानी M का फादर कौन है? P। उसके बाद है N P से कैसे संबंधित है? N और P का रिलेशन बताना है। अरे N का लड़का और लड़के का फादर, तो इसका मतलब कि ये तो यही हो गया, ये तो यही होगा। इसका मतलब ये दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, दोनों पति पत्नी हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं। अब ये तो क्या है?
ये इसमें तो खोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे खोला हुआ है फादर है, तो इसका मतलब ये तो आपका पति हो गया, और ये क्या होगी, ये आपकी, ये जो है इसकी पत्नी हो गई। चलिए, तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया, पत्नी। नेक्स्ट है 85। 85 में क्या है, 85 में इसको सोल्व करना है। आप इसको इजीली सोल्व कर सकते हो, इसमें कोई बड़ा नहीं है, जोड़ घटा गुना भाग कर लीजिए बस, कि आपका जो है आंसर आ जाएगा सेकंड, सॉरी फर्स्ट। नेक्स्ट है आपका स्वच्छ भारत 2015 में सर्वेक्षण के अनुसार भारत में सबसे साफ शहर कौन सा है। देखिए 2015 में क्वेश्चन आया था, इसलिए 2015 का तो आंसर जो है मैसूर था, लेकिन अब 2015 से नहीं आएगा, अब यहाँ पे 2015 की जगह कुछ और आ सकता है, 2020 आ सकता है। एक्चुअली पिछले 4 साल से केवल एक ही शहर, इंदौर, मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, ठीक है, पिछले 4 साल से सर्वोच्च स्वच्छ शहर यही आ रहा है, ठीक है, तो इंदौर आप याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। देखिए क्वेश्चन तो ऑप्शन, जैसे ऑप्शन पढ़ोगे आपको अलग पता लगेगा कि जो है एंटीबायोटिक्स होता है, एंटीबायोटिक्स। उसके बाद है स्वदेशी क्या है, स्वदेशी वही होगा ना जो भारत में बनेगा, ठीक है, जो पूरी तरह से भारत में उत्पादित होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है 89। 89 में एक्स की वैल्यू दी हुई है 24। आपको बताइए कि एक्स की जो अगर नंबरिंग में वैल्यू निकाले 24 ही आती है, और बी और ई की वैल्यू दी हुई है 7, मतलब बी की वैल्यू 2 होती है, और सॉरी 2 होती है, और ई की वैल्यू 5 होती है, 2 और 5 कितने होते हैं, 7। इस तरह रिंग की वैल्यू निकालनी है। अब रिंग की वैल्यू निकाल सकते हो, आर 18, आई 9, एन 14 और डी 4। तो 18 और 9 27 और 14 4 18, और 27 और 18 को ऐड करो आपके 45 आ जाएगा, तो इसका मतलब 45 आंसर है इसका। 45 तो ऑप्शन में ही नहीं है, तो याद रखना 45 है इसका आंसर, ऑप्शन में गलत दिया हुआ है। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद है अभ्रक किस राज्य में बहुतायत पाया जाता है। देखिए जो अभ्रक है, मीका है, वो माइका जो है बिहार में पाया जाता है सबसे ज़्यादा। चलिए आगे चलते हैं। 91 में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, अब्दुल ने 42 लीटर दवा तैयार की और इसे 280 मिलीलीटर की प्रत्येक बोतलों में भर दिया, तो कुल कितनी बोतलों की आवश्यकता होगी। देखिए 280, मान लीजिए कि दो एक्स बोतलों की जरूरत होगी, 280 मिलीलीटर की जो है एक्स बोतलों की जरूरत होगी, ठीक है, इजिकल टू क्या दिया हुआ है 42 लीटर। अब मैं इसको मिलीलीटर में बदलूँ तो ये हो जाएगा आपका 42,000, ठीक है, तो मतलब टोटल 42,000 लीटर आपकी दवा हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो इससे इसको काटो, अब जो है ये आपका आ जाएगा 10 से 10 चलेगी, और 28 से इसको आपको काटोगे तो ये 150 आ जाएगा। तो 150 मतलब ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 92 में दिया हुआ है कि कौन सा गणितीय ऑपरेशन, कौन सा नहीं दिया है कि प्लस को यदि गुना कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू क्या होगी। यदि प्लस को गुना कर दिया जाए तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो इसको आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। 9 भाग तो जो तो रहेगा सेम टू सेम, तो 9 डिवाइड, लिख लेता हूँ मैं, 9 डिवाइड करा 5 से, प्लस प्लस की जगह तो गुना करनी है, ठीक है, तो यहीं पे आप गुना ही कर दीजिए, गुना 10 माइनस 23, और गुना की जगह क्या करनी है +2। उसके बाद 5/10, 9/5 है ना, 9/5 गुना 10, तो 5 दूनी 10, तो 2 आ जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, तो आ जाएगा 18 माइनस 23 +2, और 18 2 20, ठीक है, और 20 में से -3 मतलब सी का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 93 क्वेश्चन कहता है कि इस श्रृंखला में ये जो बीच का है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए 13 थोड़ा सा ट्रिकी कैसे, देखिए 13 और 1 14, एक जोड़ा, ओके, फिर उसके बाद क्या है 14, ये 4 जोड़ा, ओके, फिर उसके बाद क्या है 27, फिर 9 जोड़ा, ओके। इसी तरह से यहाँ पे क्या जोड़ना पड़ेगा, देखिए दोबारा फिर देखते हैं। 4 में 1 जोड़ा, मतलब 1 में 3 जोड़ा 4 आया,
फिर 4 में 5 जोड़ा तो 9 आया। तो 3 5 मतलब की बार क्या जोड़ना पड़ेगा 7। तो क्या आ जाएगा 9 में 7 जोड़ो तो आ जाएगा आपका 16। ठीक है, अभी यहाँ नहीं पहुंचे हम, अभी इस संख्या में नहीं पहुंचे। इस संख्या में क्या जुड़ रहा है आपका, सबसे पहले 9 जुड़ रहा है, अब आपको 16 जोड़ना है। क्या जोड़ना है 16। और जैसे ही आप 16 जोड़ोगे 27 में, आपका ये वाली संख्या आ जाएगी। 27 में 16 जोड़िए, 27 में 16, 6 6 12 13 3 का लगकर 3 और 2 और 1 3 1 4 43। तो 43 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है सेपेक टेक्रेव। क्या है, क्या है, नथिंग बट एक वॉलीबॉल में किक मारने का तरीका है, मतलब वॉलीबॉल में किक मारने को बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये तो हो गया, हाँ हो गया। उसके बाद है साइबेरिया आइबेकस। क्या है, साइबेरिया आइबेकस कुछ नहीं है, एक बड़ी और भारी बकरी है जिसको बोलते हैं। आगे चलते हैं। आगे 4/2 मतलब आधा मीटर, सॉरी 4.5 मीटर, 4 से 1/2 मतलब 4.5 मीटर कपड़े का मूल्य इतने रुपए है। ठीक है, तो प्रति मीटर की वैल्यू बतानी है। कुछ नहीं है यार, 60 से 3/4 को डिवाइड कर दो 4 से 1/2 से। ठीक है, 60 सही 3/4, 60 सही 3/4 को अगर मैं उसमें किस में लिखूँ, फ्रैक्शन में लिखता हूँ, तो ये आपका आ जाएगा 243/4। और यहाँ क्या दिया हुआ है 4.5, 4.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूँ आएगा 9/2। बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर दो, डिवाइड करके आपका आंसर आ जाएगा इसमें 13 सही 1/2। ठीक है, 13 से 1/2 मतलब बी इज द राइट आंसर। चलिए 97 को देखते हैं। 97 बोल रहा है कि MS स्वामीनाथन भारत के भारतीय अनुवांशिकी ने किस में प्रमुख भूमिका निभाई थी। देखिए इसका आंसर बहुत सिंपल है, ये है आपका हरित क्रांति, यानी सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 98। 98 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस हास्य, हास्य मतलब हंसने वाली, मतलब हास्य गैस कौन सी है, हास्य गैस मतलब N2O है, N2O मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड कौन सी है आपकी सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। उसके बाद चलते हैं, किस शहर में सोने का मूल्य निर्धारित किया जाता है। सोने का मूल्य जो निर्धारित होता है ना, वो आपका लंदन से होता है। कहाँ से, लंदन से। चलिए आगे चलते हैं। 99 हो गया। आगे आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन हो गया आपका लास्ट 100। वेट, क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 क्या कह रहे हैं कि SHELF को ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, मतलब एक तरह से कोडिंग डिकोडिंग का है। अगर मैं इसको यहाँ से पूछाता हूँ तो ये आपका क्या हो रहा है, जेड की वैल्यू क्या होती है 26, और एम की वैल्यू होती है, एम नहीं है यहाँ, यह एफ, सॉरी ये एस की वैल्यू है। एस की वैल्यू क्या होती है आपकी, एस की वैल्यू होती है आपकी 19, और एफ की वैल्यू क्या होती है, एफ की वैल्यू होती है 6। तो 19 को अगर मैं 6 तक पूछाऊँ तो इसका मतलब 13 घट रहा है, तो -13 हो रहा है। तो यहाँ लिख लो अलग से, क्या हो रहा है, पहले तो -13 हो रहा है। उसके बाद अगर मैं एच को यू तक देखूँ तो एच की वैल्यू 8 होती है, यू की वैल्यू 21 होती है, तो अब की बार क्या हो रहा है, अब की बार +13 हो रहा है। ओके, अगले को देखूं तो एफ की वैल्यू 5 और आर की वैल्यू 18, तो यहाँ पे -13 हो रहा है। तो मतलब आप क्या देख रहे हो कि एक बार +13 एक बार -13, इस तरीके का कांड हो रहा है इसमें। तो देखो जेड है, जेड की वैल्यू क्या होती है 26, 26 में से 13 घटा दो क्या आ जाएगा, 26 में से 13 घटा दोगे 13 आ जाएगा, और 13 क्या होता है एम, तो इसका मतलब एम, एम कौन से में, एम बी में भी हो सकता है और डी में भी हो सकता है। उसके बाद ई है 5, ई है 5, और 5 में अगर मैं 13 जोड़ दूं तो 13 5 18, 18 की वैल्यू मतलब आर, तो आर इसमें भी है और इसमें भी है, दोनों में है। उसके बाद है बी, बी की वैल्यू क्या है 2, 2 अगर 2 में से 13 घटा दिया जाए तो उल्टा चलोगे वो आ जाएगा आपका 15, तो 15 15 का मतलब क्या होता है ओ, तो ओ कौन से में, ओ है डी में, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको
ऑप्शन से देख देख लेना है, जहाँ भी ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा वही आंसर हो जाएगा, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं होती है। इस तरह से हमने आज के जो है सभी के 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, और आपको लग रहा है कि मैंने कुछ मेहनत की और आपको उससे कुछ फ़ायदा हुआ है, आपको फ़ायदा हुआ है तो फ़ायदे को आप दिखाना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जो है धीरे धीरे मिलते रहें। जैसे कोई वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप बिना देरी के उसको वीडियो को देख सकें। और एनटीपीसी का एग्ज़ाम बिल्कुल सिर पे है, आने वाला है, तो ये मैं करा रहा हूँ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये आपकी तैयारी में एक बूस्ट का काम करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले 100 क्वेश्चन करेंगे, अगला जो पेपर वो होएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय। अगर वीडियो को आपको पीडीएफ चाहिएगी तो पीडीएफ मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, उस चैनल पर जाकर आप जो है वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।